Hello friends, welcome back to my channel Shaina Goyal. So friends, we are continuing our series of CDP and today is day 22. बहुत important topic हम discuss कर रहे हैं. ठीक है, आज पार्ट 3 है पियाजे थ्योरी का. तो प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसके डिस्कस किए हैं. सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जुड़े इसके साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक करें बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स. सो देखिए, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस क्या किया था. हम थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों का वो जो है सारा कुछ रिवाइज हो जाए और इस चीज़ में वो आप इम्प्लीमेंट कर पाए. जीन पियाजे क्या है, उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी. ठीक है, तो ये क्या है? एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं और ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी ये लेकर आए थे. इनको क्या कहा जाता है? साथ में रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो बिलीव करते हैं कि बच्चा अपनी नॉलेज इंडिपेंडेंटली कंस्ट्रक्ट करता है, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सेकंड, उसके बाद क्या है कि ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है बच्चे की वो स्टेजेस में अकर होती है, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट होती है. ठीक है. इन्होंने एक लेबोरेटरी में काम किया था जहाँ पे ये एम्प्लॉय रहे थे, एल्फ्रेड बिनेट लेबोरेटरी इन पेरिस, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था, इंटेलिजेंस एक्सपेरिमेंट हुए थे. वहीं से इनकी जो जिज्ञासा है बच्चों की साइकोलॉजी में वहाँ पर बढ़ी थी और इन्होंने अपना पूरा योगदान उसी में दे दिया, समझिए, चाइल्ड साइकोलॉजी में. इसीलिए इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है. उसके बाद हमने डिस्कस किए थे मेन कॉजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. क्या थे 4 मेन कॉजेज? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, देन सोशल एक्सपेरिमेंट एंड फाइनली इक्विलिब्रेशन. क्लियर. तो पियाजे किस में बिलीव करते थे? हेरिडिटी में या फिर एनवायरमेंट में? वीडियो पॉज कीजिए और मुझे अभी कमेंट करके आंसर बताइए. सो पियाजे एक इनेटिस्ट हैं, यानी कि ये बिलीव करते हैं हेरिडिटरी फैक्टर में. बायोलॉजिकल मैच्योरेशन मींस जो फैक्टर्स एज के साथ रिलेटेड होती हैं. ठीक है, हेरिडिटी कंसेप्ट के साथ रिलेटेड होती है, क्योंकि ये पियाजे क्या बिलीव करते हैं कि बच्चा एक ब्लैंक स्लेट नहीं होता. बच्चे के माइंड में कुछ ना कुछ हेरिडिटरी जो थॉट्स होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें कुछ ना कुछ होती हैं उनमें, इसलिए बायोलॉजिकल मैच्योरेशन में बिलीव करते हैं. क्लियर. सो द टॉपिक now we are continuing stages of cognitive development: sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational and formal operational stage. बहुत डिटेल में इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं. ये जो 3 वीडियोस हैं जीन पियाजे की, इसके बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला. इन तीनों के बाहर कोई सिंगल कंसेप्ट आपको नहीं आएगा. समझ लीजिए ये बात, बस आप ये बहुत अच्छे से कर लीजिए और इसके आप नोट्स अपने खुद के हाथ के बनाएं, ताकि जब आप पढ़ें आपको पता है. हम अपने ही शॉर्टकट्स लगाते हैं ना नोट्स में, तो वो चीज़ आप लोगों को हेल्प करेगी मेरे या किसी और के नोट्स से. ठीक है, तो अपने नोट्स खुद बनाइए, मैं यही चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी. बाकी सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, कंसेप्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है. सो नाउ स्टार्टिंग विद द स्टेज 1, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज. सो सेंसरी मोटर स्टेज, पहले हम इस वर्ड को समझते हैं. ये इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? जन्म से लेकर बच्चा जब तक 2 साल का हो जाता है, ठीक है, तब जो बच्चे में डेवलपमेंट होती है, जो वो रिएक्शंस करता है, उनके बारे में सेंसरी मोटर स्टेज में कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है बाय जीन पियाजे. तो इसको देखिए, यहाँ पर आई लिखा हुआ है, कई बार ये इस तरह से भी आ जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना. दिस एंड दिस आर द सेम थिंग. ठीक है, अगर अब सेंसरी मोटर आपको आता है एमसीक्यू में तो ये भी सही है, अगर अब इस तरह से आता है तो ये भी चीज़ सही है. ठीक है, तो सेंसरी मीन्स क्या है? हमारे सेंसेस, 5 सेंसेस होते हैं ना, तो कहते हैं बच्चे अपने सेंसेस को यूज करके जो देखता है इधर उधर उससे सीखता है. ठीक है, लर्न बाय सेंसेस. और मोटर एक्टिविटीज क्या होती हैं? हमने किए थे ना मोटर, फाइन स्किल्स, ग्रॉस स्किल्स. तो छोटा बच्चा कौन सी एग्जिबिट करता है? ग्रॉस स्किल्स एग्जिबिट कर सकता है. लाइक बच्चा बैठना सीखता है, क्रॉल करना सीखता है. ठीक है, क्रॉल करना सीखता है. जो ये वीडियो मैरिड लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स हैं, वो चीज़ें ये अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है, तो बैठना सीखता है, क्रॉल करता है, टेबल को पकड़कर चलता है, वो ये किस में आता है? मोटर स्किल्स में. इसीलिए इस स्टेज को क्या कहा जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज. यही टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये बच्चा सीखता है ना. कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीख जाता है, लेकिन 2 साल तक ये चीज़ें हर बच्चा सीख जाता है. ठीक है, ये चीज़ें आप नोट करते रहिए. साथ में यहाँ पर क्या होती है? बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होती है. ठीक है, लैंग्वेज की तरफ जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों की, वो क्या होती है? एब्सेंट होती है. ठीक है, वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करता है, आपको देखता है, सीखता है. इसकी एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल
जैसे हम अगर पंजाब से बिलोंग करते हैं ना, हमारी फैमिलीज में क्या ट्रेडिशन है कि हम पंजाबी बोलते हैं या फिर बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदी बोल लेंगे, है ना। तो बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है वो हमारी बात कैसे समझता है, क्योंकि वो हमको स्टार्टिंग से ऑब्जर्व कर रहा है, हम हिंदी में बात कर रहे हैं या पंजाबी में बात कर रहे हैं, तो वो वही लैंग्वेज सीखता है और स्टार्टिंग में बोलना भी वही स्टार्ट करता है। लेकिन अगर हम फॉरेनर्स की बात करें जहाँ पे वो बच्चे को इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो क्यों नहीं भाई हिंदी पंजाबी बोलता, क्योंकि वो बच्चा ऑब्जर्व किस लैंग्वेज को करता है, ऑब्जर्व करता है बच्चा, यहाँ पे अपनी सेंसेस यूज करता है, इमोशंस, उसी लैंग्वेज में जो पेरेंट्स इमोशंस एग्जिबिट करते हैं बच्चा उसको समझता है कि हमें क्या कहा जा रहा है, हमें किस तरह से प्यार किया जा रहा है या फिर हल्का सा डांटा जा रहा है, ठीक है। तो वो सेंसेस लैंग्वेज के साथ बच्चा कनेक्ट करके उस चीज़ को धीरे धीरे जैसे नेक्स्ट स्टेजेस में एंटर होगा ना, सेंसरी मोटर से नेक्स्ट स्टेज में एंटर होगा, तब वो उस चीज़ को एनहांस करता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, और लैंग्वेज डेवलप करता है, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज़। अब ये तो थी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज की बात। तो इसमें देखिए क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस में फर्दर हम कहते हैं ये दो पार्ट्स में होती है। फर्स्ट इज इसकी अर्ली स्टेज होती है, देन इज द लेटर स्टेज। अर्ली स्टेज कब होती है, जब बच्चा बर्थ से लेके 7 या फिर 8 मंथ्स का हो जाता है, ठीक है। ये हो गई इसकी अर्ली स्टेज। और लेटर स्टेज कब होती है, 8 महीने से लगा लीजिए 2 साल तक की, 8 मंथ्स टिल 2 years, ये अर्ली स्टेज है और ये लेटर स्टेज, ठीक है, सेंसरी मोटर की। तो इसमें क्या होता है कि अर्ली स्टेज में हम जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे को छोटा सा टॉय दिखा दिया, उसको छुपा लिया, पिल्लो के नीचे छुपा दिया, इधर छुपा दिया, हम बोलते हैं ना कि चिड़िया ले गई या फिर गुम गया टॉय, तो बच्चा समझ लेता है कि वो चीज़ गुम हो गई। उसको ये नहीं पता कि उसके सामने ही तो पिल्लो के नीचे रखा है, यानी कि यहाँ पर बच्चा समझ नहीं पाता। लेकिन जब वो लेटर स्टेज में एंटर करता है, ठीक है, लेटर स्टेज में एंटर करता है, यानी कि 8 महीने से 2 साल के बीच में होता है, तब अगर आप टॉय अपने पीछे छुपाएंगे ना, तो वो देखने की कोशिश करेगा आपके पीछे, उसको पता है कि पीछे छुपाया, वहां पे जाके ढूंढेगा। या फिर आपने उसके सामने पिल्लो के नीचे छुपा दिया तो वो पिल्लो उठा के देखेगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, बच्चे को पता है कि वो टॉय आपने छुपाया है। किस स्टेज में पता लगता है, लेटर स्टेज में, ठीक है, लेटर सेंसरी मोटर स्टेज में। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए इस चीज को, जो स्टेज है, इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं आउट ऑफ साइट। ऑब्जेक्ट परमानेंस को क्या कह सकते हैं, आउट ऑफ साइट कह सकते हैं, या फिर आउट ऑफ माइंड, कि बच्चे की नजर से दूर चली गई वो चीज, ठीक है, छुपा दी गई, या फिर उसके माइंड में उसको चीज का नहीं पता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑब्जर्व एंड इमिटेट। इस चीज पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको इतनी, उसकी थिंकिंग स्ट्रांग नहीं होती, उसकी मेंटल डेवलपमेंट इतनी नहीं होती है कि वो चीज़ों के बारे में सोच सके क्या सही है क्या गलत है। तो बच्चा जो ऑब्जर्व करेगा वही रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। वो क्या करता है, आपके एक्शंस को कॉपी करेगा। अगर आप बच्चे को टंग दिखाएंगे तो वो खुद भी टंग दिखाएगा, ठीक है, आपके एक्शंस को कॉपी करेगा। उसको नहीं पता उसका इफेक्ट क्या है, सही है गलत है, वो बस उसको इमिटेट करेगा। जो आपको ऑब्जर्व करेगा उसी तरह से वो क्या करेगा, उसको इमिटेट करेगा। नेक्स्ट इज गोल डायरेक्टिव थिंकिंग। अब देखिए जब यहाँ पर क्या होता है, जो लेटर हमने स्टेज डिस्कस की थी, वहाँ पर लेटर सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है कि अगर आप टॉय या फिर सपोज कोई बॉल कहीं फेंक देते हैं, बच्चे को बोलते हैं कि जाओ जाकर बॉल लेके आओ, बॉल हमने फेंकी इस डायरेक्शन में, ये गई बॉल, यहाँ पे खड़ा है बच्चा, ठीक है, तो बच्चा किस तरफ भागेगा, इधर को ही भागेगा। इसको हम कहते हैं गोल डायरेक्टिव थिंकिंग, कि बच्चे को पता है मेरा गोल कहाँ है, उसी दिशा में भागेगा। ऐसे नहीं बॉल उधर फेंकी, इसने मुंह उठा लिया इधर को, ऐसे नहीं होगा। तो इसका क्या है, ये गोल डायरेक्टिव, इसको पता है मैंने किस डायरेक्शन में जाना है, उधर फेंकी है बॉल तो उधर जाके उसको कैच करना है। क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है तो उसकी जो गोल ओरिएंटेड गोल डायरेक्टिव थिंकिंग है ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, समझ में आ गई चीज। नेक्स्ट इज सेपरेशन एंजाइटी। इस पर हम एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं, क्योंकि सीटेट में और पीटेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है सेपरेशन एंजाइटी पर, कि अगर एक ग्रैंड मदर बच्चे को मदर से दूर ले जाती है, ठीक है, छोटे बच्चे को जो 2 साल से छोटा है, उसको बच्चे को मदर से दूर कर देती है, तो वो बच्चा रो रहा है,
क्यों रो रहा है, किस तरह की एंजाइटी है वो, उसमें काफी सारी ऑप्शंस थी। वन वाज इमोशनल एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटी, और 2 ऑप्शंस और थी। तो अब समझ में आया वो सेपरेशन एंजाइटी क्यों थी, क्योंकि बच्चा मदर की लैप में सेफ फील करता है। उसको ऐसे लगता है कि अगर मेरी मम्मा कहीं दूर चली गई ना तो वो वापस नहीं आएगी, ठीक है। 1 मिनट के लिए मदर किचन में चली गई, बच्चा रोना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अनसेफ फील करता है, अनसेफ फील करता है। उसको नहीं पता कि उसकी मदर वापस आएगी उसके पास। तो धीरे धीरे जैसे वो देखता रहता है ना, फिर उसको पता लगता है कि मेरी मम्मी कहीं नहीं जाएगी, मेरे पास में ही है, ठीक है। सेपरेशन एंजाइटी इज क्लियर हियर। देन नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस स्टेज, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस को हम क्या कहते हैं, क्या हो गया, 1 मिनट। इमीडिएट एक्शंस, या फिर इसको हम कह सकते हैं इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट एक्शंस होते हैं जो हम बिना सोचे करते हैं, ठीक है, विदाउट थिंकिंग। नोट करते जाओ ये चीजें, विदाउट थिंकिंग आप कोई भी एक्शन एग्जिबिट करते हैं तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अब बच्चे में अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा क्या है, वो हमेशा अपना थंब लिक करता रहता है, ठीक है। इसमें हम कहेंगे कि थंब को सक कर लिया, पैर का अंगूठा उसने पकड़ लिया, वो अपने मुंह में डाल लेगा। आप उसको कोई निपल, बॉटल का निपल पकड़ा देंगे, वो अपने मुंह में डाल लेगा। वो जानबूझ के नहीं करता है, अननोइंगली करता है। ये एक्शन क्या होता है, अननोइंगली, अननोइंगली कह लीजिए, अनइंटेंशनली कह लीजिए, ठीक है। तो एक तो होता है सक और एक होता है ग्रैस्प, यानी कि आपने बच्चे के हैंड में अपना थंब रख दिया, फिंगर रख दी, तो वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेगा, वो पकड़ लेगा। क्यों पकड़ा है, उसके माइंड में तो कुछ नहीं है, बस ये क्या है, मोटर स्किल्स होते हैं जो बच्चा एग्जिबिट करता है। ये क्लियर हो गई चीज। अब देखिए हमने ये तो कर लिया, लेकिन इसमें जो है फर्दर सेंसरी मोटर स्टेज की सब स्टेजेस होती हैं जो 0 से लेके 2 ईयर्स तक के बीच में फर्दर डिवाइड किया हुआ है कि बच्चा जब 1 महीने का होता है तो क्या होता है। तो वो सारी स्टेजेस अब हम इसमें चेक करते हैं। सो द फर्स्ट सब स्टेजेस ऑफ रिफ्लेक्स, ठीक है, ये कब होती है, बर्थ से लेके जब बच्चा 1 महीने का होता है उसके बीच में। तो बच्चा यहाँ पर क्या करता है, अनइंटेंशनल एक्टिविटीज करता है। वो क्या करता है, इधर उधर देखता है, लुकिंग अराउंड, सकिंग टोज, फिंगर्स, कुछ भी आया मुंह में डाल लिया उठा के, है ना, कुछ भी उसके हैंड में पकड़ाया उसने मुंह में डाल लिया अपने। देन इज ग्रैस्प, जो हमने रिफ्लेक्स सेक्शन में बात की है ना सारी, तो ग्रैस्प ये कहाँ पर, किस स्टेज में होती है, दैट इज फ्रॉम बर्थ टू 1 मंथ, ठीक है। ग्रैस्प मीन्स पकड़ लेना, बच्चे के मुट्ठी में जो चीज आपने पकड़ाई उसको मुट्ठी में बंद कर लेगा, ठीक है। आपने फिंगर रख दी वो उसको पकड़ लेगा, कोई आपने निपल पकड़ा दिया उसको अपने मुंह में डाल लेगा। इस तरह की एक्टिविटीज वो करता है। क्यों करता है, अनइंटेंशनली करता है, ये चीज आपने याद रखनी है, अनइंटेंशनल एक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। अब प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन जो है ये होता है जब बच्चा 1 से 4 मंथ्स के बीच में होता है, ठीक है। ये टाइम पीरियड है इसका। और इसमें क्या होता है कि बच्चा कोऑर्डिनेट करता है किसको, जो उसकी सेंसेस हैं, ठीक है, अपने सेंसेशनल एक्टिविटीज को हम कहते हैं, हम अपने सेंसेशंस को प्लस किस चीज को, अपने स्कीमास, जो माइंड में कुछ भी इधर उधर देखता है कि ये चीज मैंने अनइंटेंशनली उसको किया था, लेकिन इस टाइम पर वो क्यों करता है, रिपीट करता है, उसको रिपीट करता है इंटेंशनली, क्योंकि वो चीजों में उसको मजा आ रहा होता है, ठीक है। निपल पकड़ा दिया, उसको पता है यहाँ पर वो क्या करने लगता है, कोऑर्डिनेट करता है सबसे पहले अपने सेंसेशंस को, ठीक है, और अपने स्कीमास को, और रिपीट करता है जो रिफ्लेक्स एक्शन वो करता है ना, जैसे सकिंग द टोज, थम्स, और ग्रैस्पिंग योर फिंगर्स, उसकी खुद की फिंगर्स या फिर कोई भी चीज उसमें पकड़ा दो। तो वो क्यों करता है, क्योंकि उसको उसमें मजा आता है, उसको प्लेजर फील होता है, सूदिंग इफेक्ट उसको फील होता है, इसलिए वो करता है ये चीज, ठीक है। ये किसमें है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस में। देन इन सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस क्या होता है,
सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस जो है वो होता है जब बच्चा 4 से 8 मंथ्स के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चा कोऑर्डिनेट करता है अपने बॉडी एक्शंस को, बॉडी एक्शंस प्लस जो भी ऑब्जेक्ट उसको पकड़ाया जाता है। ज़्यादा से जो यहाँ पर हम देखते हैं ना, बच्चों को अक्सर रैटल्स बहुत पसंद होते हैं, छन छन करते हैं, छनकना बोलते हैं उसको, तो वो चीज़ों के साथ उसको खेलना पसंद होता है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, रैटल। क्यों पसंद है, क्योंकि उसमें से साउंड आती है, ठीक है, जो उसमें आवाज़ आती है ना वो उसको अच्छी लगती है, क्योंकि उसने तो लेटा हुआ है, कुछ कर तो सकता नहीं, उसने भी टाइम पास तो करना ही अपना, तो रैटल की आवाज़ आती है, उसको अच्छी लगती है, क्योंकि वो चीज़ उसके लिए न्यू है, तो कोऑर्डिनेट करता है अपने बॉडी एक्शंस को, यानी कि अपना हाथ हिलाता है, रैटल को ऐसे शेक करता है। वो ऑब्जेक्ट क्या है उसके हाथ में, रैटल है। या फिर कोई हम वो जिसमें से साउंड आती है ना, छोटा सा टॉय होता है, उसको प्रेस करते हैं तो साउंड आती है, तो वो ऑब्जेक्ट को प्रेस करता है तो साउंड आएगी। इस तरह के एक्शन वो कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है जब वो इस टाइम पीरियड में होता है। देन इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस। कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस, फोर्थ पार्ट। इसमें क्या होता है, बच्चा गोल्स प्लस मीन्स के बीच में कोऑर्डिनेट करता है, गोल्स प्लस मीन्स, और इसका जो ड्यूरेशन होता है दैट इज 8 to 12 मंथ्स, ठीक है। जो बच्चे का गोल है, जैसे हमने रिफ्लेक्स सेक्शन में बात की, गोल ओरिएंटेड थिंकिंग में बात की थी कि बच्चे की हम अगर दूर कहीं बॉल फेंक देते हैं तो बच्चा उसी डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चा क्रॉल करने लग जाता है ना इस स्टेज में, कुछ बच्चे तो चलने भी लग जाते हैं धीरे धीरे। तो गोल प्लस मीन्स की टॉय उसका अगर उसके हाथ से छूट गया, या फिर बॉल छूट गई, बेड के नीचे चली गई, कोई टेबल के नीचे चली गई, तो वो ढूंढेगा वे कि किस रास्ते से मैं जाऊँ ताकि मैं अपने टॉय के पास पहुँच पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है कि बच्चा क्रॉल करके अपने टॉय के पास पहुँचने की कोशिश करेगा। ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद है टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, बच्चा टर्शरी रिएक्शन में करता है ट्रायल एंड एरर मेथड, गलतियाँ करता है और खुद फिर उससे सीखता है। ये होता है जब बच्चा 12 से 18 मंथ्स के बीच में होता है, ठीक है, 1 से 1.5 साल के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है। यहाँ पर बच्चा ट्रायल करता है, उसमें गलती आती है, ठीक है, गलती आती है, फिर कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट करता है, क्योंकि उसको कितना ही बताई जाओ उसको समझ नहीं आता जब तक वो खुद उस चीज़ से सीखता नहीं है, ठीक है। अपस्टेयर्स रहते हैं सपोज आप, ठीक है, तो बच्चे ने सीढ़ियों से टॉय नीचे फेंक दिया, उसको देखेगा उसको क्या हुआ, क्या वो टूटा या फिर उसको क्या होएगा, वो ऑब्जर्व करना चाहता है उस चीज़ को। समझ में आ गई ये बात, खुद गलती करेगा और खुद उससे सीखेगा। देन इज अर्ली सिंबॉलिक थॉट, इसको हम सिंबॉलिक भी कह सकते हैं, अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये स्टेज जो है ना, सब स्टेज इसकी, यहाँ पर बच्चा जो है नेक्स्ट लेवल में इसके बाद एंटर करने वाला होता है। यहाँ पर बच्चा अपने मेंटल स्टेटस को, अपने जो मेंटल एक्शंस हैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, उसको ज़्यादा यूज़ करता है रादर देन हिज ओन फिजिकल एक्शंस, ठीक है, इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करता है, इसको नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो हमने ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की थी ना, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस इसी स्टेज में आता है कि बच्चे को पता होता है कि मेरा टॉय छुपाया हुआ है, कहीं कोई चिड़िया नहीं लेके गई है, कहीं गुमा नहीं है, मेरा टॉय आपके पीछे आपने अपने हैंड में छुपाया हुआ है, ठीक है। अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है कि मैंने देखा है आपको छुपाते हुए, अपने माइंड में ही उसके चलता है ना, अभी बोल तो सकता नहीं वो, तो उसको पता है कि आपने पिल्लो के नीचे छुपाया है, अपने पीछे छुपाया है, तो वो दौड़ के उस डायरेक्शन में आएगा या फिर फटाफट से पिल्लो उठा देगा। तो ये क्या है, अर्ली सिंबॉलिक थॉट या फिर अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट, जहाँ पे बच्चा फिजिकल एक्शंस पर स्ट्रेस नहीं देता लेकिन अपने मेंटल एक्शंस पर स्ट्रेस देना स्टार्ट कर देता है। क्लियर हो गई ये चीज़। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज, ये होती है कंप्लीट। नाउ वी विल स्विच ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। वेल फ्रेंड्स, स्टेज 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप वहाँ पर आपको ना कुछ माइक की या फिर ऑडियो की थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, मेरे माइक्रोफोन में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको फिक्स करवा के फिर मैं सेकंड स्टेज पर आई हूँ। आई होप अब ऑडियो आपको बिल्कुल क्लियर होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि ऑडियो जो है आपको अभी बिल्कुल करेक्ट सुनाई दे रही है।
सो ये सारी चीज़ें, इसके जो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मैंने लिख लिए हैं, अदरवाइज़ वीडियो आपकी काफ़ी लॉन्ग चली जाएगी। सो सेकेंड स्टेज क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री मीन्स पहले, प्रीवियस, एंड ऑपरेशनल मीन्स क्या होता है? लॉजिक, यानी कि लॉजिक बनाने लगे बच्चा, उससे पहले वाली जो स्टेट होती है दैट इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा लॉजिक फॉर्म करना अभी स्टार्ट नहीं करता है। देन इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है बच्चे में। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या है? हम कहते हैं कि बच्चों के सवालों का कोई अंत नहीं है, ठीक है। इतने सवाल पूछते हैं बच्चे, मम्मा ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है, आप अगर हम गैस ऑन करते हैं तो ये तवा गर्म कैसे हो जाता है, ठीक है, सूरज कितनी दूर है, चंदा कितनी दूर है, तारे ऐसे क्यों करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हम कहते हैं कि बेतुके सवाल भी बच्चे पूछते रहते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज ईगोसेंट्रिज्म। अब ये ईगो फैक्टर, आप बड़ों वाला ईगो फैक्टर यहाँ पे नहीं समझेंगे। ईगोसेंट्रिज्म बच्चों में क्या होता है कि वो सोचते हैं कि मेरा जो सोचने का वे है, ठीक है, हम इसको बोलेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग। पर्सपेक्टिव जो बच्चों का होता है वो समझते हैं कि सामने वाला भी उसी पर्सपेक्टिव के साथ सोच रहा है, यानी कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि मेरा जो सोचने का तरीका है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, मैं जो उस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, उनको लगता है कि सामने वाला भी उसी चीज़ के बारे में उसी तरह से सोच रहा है, यानी कि ही इज़ गिविंग इम्पॉर्टेंस टू हिज ओन पर्सपेक्टिव, ठीक है। ओन वर्ड लगेगा यहाँ पर कि मेरा जो सोचने का नज़रिया है, ठीक है, मैं सेंटर पॉइंट हूँ, खुद को सेंटर पॉइंट समझता है। सेंट्रिज्म होता है यहाँ पे, ईगो सेंट्रिज्म, कि मेरा जो सोचने का ढंग है सामने वाला भी उसी तरीके से उस चीज़ को सोच रहा है, ठीक है। ये नहीं समझता कि दूसरा बंदा किसी और नज़रिए से भी उस चीज़ को समझ सकता है। अभी इस स्टेज में उस तरह की थिंकिंग बच्चे की डेवलप नहीं होती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर है एनिमिज्म। एनिमिज्म में क्या होता है? हमने इस पर एक MCQ भी किया था। एनिमिज्म में बच्चे सोचते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, उनमें भी इनको लगता है कि जान होती है, यानी कि उनमें भी लाइफ होती है। क्लियर। फॉर एग्जांपल बहुत जो इस लेवल के बच्चों से अगर आप मिले हैं ना, वो किसी चीज़ से ठोकर खाकर उनको अगर चोट लग जाती है, हम उस चीज़ को ऐसे टैप कर देते हैं, है ना, टैप कर दिया कि मैंने इसको मारा, तो बच्चे को क्या लगेगा कि वो थी तो नॉन लिविंग थिंग। सपोज टेबल के साथ टक्कर होकर बच्चे के चोट लग गई, तो मदर क्या करती है? टेबल पे टैप कर देती कि लो मैंने इसको भी मार दिया। बच्चा खुश हो जाता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि लगता है उसको कि ये टेबल में भी जान है, उसको भी दर्द हुआ, मुझे दर्द हुआ तो टेबल को भी दर्द हुआ, ठीक है। ये होता है एनिमिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, छोटी जो गर्ल्स होती हैं ना, वो डॉल के साथ खेलती रहती हैं, उसके हेयर कॉम कर दी, उसका मेकअप कर दिया, वो खुश होती है, उनको लगता है कि डॉल ये सब करवा के खुश हो रही है, लेकिन डॉल एक्चुअल क्या है? बेजान चीज़ है, उनको लगता है उसमें भी जान है, वो ऐसा कुछ चाहती है करवाना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कई बच्चे टेडी को देखकर डर जाते हैं, उनको लगता है कि असली का टेडी उनके सामने आ गया, तो बेजान चीज़ों में जान समझते हैं वो। दिस इज़ एनिमिज्म। इज़ दिस क्लियर? देन इज़ इरिवर्सिबिलिटी। इसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं पहले। तो इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है कि बच्चे को जो नॉलेज आप इस टाइम में दे देते हैं ना, वो उसी के बारे में सोचता है, उसको वो रिवर्स करके नहीं देख सकता। तो पियाजे ने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने अपने बच्चों को, यहाँ पर बच्चों का घर है, यहाँ पर है बच्चों का स्कूल, तो पियाजे उसको बड़े ही ना जिगजैग वे के रास्ते से ले जाकर स्कूल ले गए। सपोज ये रास्ता है स्कूल का, ठीक है, यहाँ से गए वो घर से लेके स्कूल तक, तो बच्चे को यहाँ पे ले गए। उन्होंने बोला कि बेटा मैंने तुम्हें स्कूल छोड़ दिया, अब तुम वापस आ जाओगे? वो कहता मुझे घर से स्कूल जाने का रास्ता पता है, लेकिन स्कूल से वापस घर आने का रास्ता मुझे नहीं पता। इट मीन्स इरिवर्सिबिलिटी उनको अभी नहीं पता। उनको सिर्फ क्या पता है? एक ही थिंग पर उनका फोकस होता है, ओनली ऑन वन थिंग। जो आस्पेक्ट किसी भी चीज़ का एक आस्पेक्ट है ना, उसको वो देखते हैं। एक ही चीज़ के अगर दो पहलू हैं, दो तरीक़ों से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर अभी उतनी उनकी तर्क करने की क्षमता हम कहते हैं जो वो नहीं होती है बच्चों में। समझ में आ गई? ये जीन पियाजे ने एक्सपेरिमेंट किया था। और बेसिकली जीन पियाजे ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं ना, सारे खुद के बच्चों पर, ठीक है, अपने जो हम कहते हैं रिलेटिव्स होते हैं उनके बच्चों पर, बस खुद ही के सर्कल में उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। देन नेक्स्ट इज सिम्बॉलिज्म और सेमियोटिक फंक्शन। अब बच्चे क्या करते हैं?
इस एज में ना पिक्चर को देखकर समझते हैं, अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मदर ने बोला बेटा बाहर खेलने मत जाना, वहाँ पे डॉग है, तो बच्चा अपने माइंड में डॉग की पिक्चर बना लेगा कि वो डॉग है, वो तो काटता है, तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा, ठीक है। या फिर किसी बच्चे से पूछा कि तुम्हारी मदर कहाँ है, तो उसने पॉइंट आउट किया कि वहाँ है मेरी मदर, ठीक है। तो ये पॉइंटिंग क्या है, वो सिम्बल्स में बताता है, उस गेस्चर को समझने लगता है और उसको रिप्रेजेंट करता है। सिम्बॉलिज्म क्लियर हुआ। देन इरिवर्सिबिलिटी हमने 2 बार लिख दिया, ये तो हम कर चुके हैं। इरिवर्सिबिलिटी हमारा हो चुका है। देन इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब ये कौन सी स्टेज है एक्चुअल, अगर आप इसको एज को देखिए तो ये क्या है, अर्ली चाइल्डहुड की एज है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड की एज है, तो यहाँ पर बच्चा क्या ना वर्ड्स बोलने स्टार्ट करता है, वर्ड्स बोलने, छोटे छोटे वर्ड्स बोलने स्टार्ट करता है, यानी कि लैंग्वेज को डेवलप करता है और उसको क्या करता है, एक्सपैंड करता है। सुन तो रहा था वो 2 साल तक, लेकिन अब उसका टाइम क्या है, बोलने का आ गया, डेवलपमेंट क्या हो गया, स्पीकिंग में भी आ गई, ठीक है। वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स, मम्मा पापा, चीजी चाहिए या कुछ भी, ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड्स वो बोलने स्टार्ट कर देता है और अपनी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसको वो एक्सपैंड करता है। ये चीज़ क्लियर होगी। एक चीज़ और होती है इसमें, उसको हम कहते हैं मॉरल रियलिज्म। मैं वो पॉइंट यहाँ पर मिस कर गई हूँ। मॉरल रियलिज्म में क्या होता है, जो हमने चीज़ डिस्कस की थी ना इरिवर्सिबिलिटी में, मॉरल रियलिज्म में होता है कि बच्चा एक टाइम पर एक ही चीज़ पर फोकस कर पाता है, एक ही चीज़ पर वो क्या करेगा, फोकस करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों भाई हैं, एक तो है मतलब थोड़ा शरीफ सा लड़का, लेकिन एक है शैतान लड़का, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंस तो होता है, अगर वो ट्विन्स भी हैं, ठीक है, दोनों ट्विन्स हैं, लेकिन ये क्या है, बड़ा खड़ूस था, ये थोड़ा शरीफ सा लड़का है, इससे गलती से ट्रे गिर गई या फिर ग्लासेस गिर गए, ठीक है, इसने 10 ग्लास तोड़ दिए कांच के, इसने देखा कि इससे तो 10 ग्लास टूट गए, इसको ये थोड़ी पता है कि इससे गलती से टूटे हैं, इसने सोचा इसने 10 ग्लास तोड़ दिए और ये क्या करता है 5 ग्लास तोड़ देता है, तो इसको लगेगा कि अब डांट किसके पड़ेगी, इसके पड़ेगी। लेकिन जब उससे पूछा गया कि तुमने 5 ग्लास तोड़े हैं, क्यों तोड़े हैं, किसकी गलती है, ये कहता है कि इसकी गलती है, क्योंकि इसने तो 10 ग्लास तोड़े हैं, मैंने तो 5 ही तोड़े हैं। ये नहीं नज़र आ रहा उससे गलती से टूटे हैं, मैंने जानबूझकर तोड़े हैं, नोइंगली, हियर इज़ अननोइंगली, ठीक है। तो ये चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता, एक ही चीज़ पर ध्यान जाता है कि उसने ज़्यादा तोड़े हैं, मैंने कम तोड़े हैं। नोइंगली किसने तोड़े हैं, अननोइंगली किसने तोड़े हैं, इन चीज़ों पर बच्चों का फोकस नहीं जाता है। क्लियर हो गया। देन इज डिफ़िकल्टी इन कंजर्वेशन। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें कंजर्वेशन हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बच्चों की ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बिल्डअप नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बीकर्स ले लिए, बेसिकली इसमें बच्चा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता विड्थ और हम कह सकते हैं हाइट में, ठीक है। किसी चीज़ की विड्थ ये कितनी ब्रॉड है और इस चीज़ की हाइट कितनी है, ठीक है, इस चीज़ में डिस्टिंग्विश बच्चा नहीं कर पाता है। तो पियाजे ने क्या किया, फॉर एग्जांपल ये 2 बीकर्स ले लिए, एक की विड्थ ज़्यादा थी, ठीक है, एक की विड्थ क्या थी, कम थी, इसमें इन्होंने इतना पानी फिल कर दिया। फॉर एग्जांपल 100 ml वाटर उन्होंने फिल कर दिया, उन्होंने यही बीकर को पलटा के पानी किस में डाल दिया, इसमें, ठीक है, ये पानी भर गया। तो बच्चे से पूछा गया कि बताओ दोनों में से किस में पानी ज़्यादा है, उसने बोला ये है बीकर ए, ये है बीकर बी। उसने बोला कि बी बीकर में पानी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि उसने कौन सा आस्पेक्ट देखा, सिर्फ हाइट देखी उसने कि ये जो बीकर है इसमें जो वाटर लेवल है वो ज़्यादा है, इसमें वाटर लेवल बहुत कम है, तो इसमें ज़्यादा है, ठीक है। एक पहेली भी अक्सर बचपन में पूछी जाती थी कि अगर आपसे पूछा जाए 1 किलो कॉटन या फिर 1 किलो अगर हम आयरन ले लें, लोहा ले लें, ठीक है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा, किसका वेट ज़्यादा होगा, तो ये तो बच्चों ने देखा ही नहीं कि यहाँ पर वेट तो दोनों का केजी है। उन्होंने देखा कॉटन तो हल्की होती है, जो लोहा होता है वो बहुत भारी होता है उठाने में, तो बच्चे अक्सर जवाब देते हैं कि आयरन का वेट ज़्यादा होगा। लेकिन ये आस्पेक्ट उन्होंने इग्नोर कर दिया कि दोनों का वेट सेम बताया गया है, ठीक है। तो वो सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, दूसरा आस्पेक्ट जो है वो नहीं देख पाते हैं। तो ये थी डिफ़िकल्टी इन कंजर्वेशन। आई होप
ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द पॉइंट टाइम्स जो है क्वेश्चन फ्रेम होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में से। सो नाउ द थर्ड स्टेज इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज है 7 से 11 साल तक। तो यहाँ पर क्या होता है, कंक्रीट का मीनिंग देखिए पहले हमें पता होना चाहिए, ऑपरेशनल का मीनिंग हमें पता है क्या होता है, दैट इज़ लॉजिक। ठीक है, कंक्रीट का मीनिंग क्या होता है हमने कंसेप्ट्स में भी पढ़ा है, जब हम बीएड या फिर आप जो भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपने किया है वहाँ पर हमने 2 वर्ड्स पढ़े हैं, फर्स्ट इज़ कंक्रीट एंड सेकेंड इज़ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होता है जो चीज़ आप नहीं देख सकते, सिर्फ इमेजिन करते हैं, उसके बारे में एज्यूम करते हैं। कंक्रीट चीज़ होती है जो विजिबल होती है आपके सामने, विजिबल, टच एबल, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे बच्चों की लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट होती है, लेकिन किन चीज़ों के बारे में, सिर्फ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स जिनके बारे में वो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स की मैं एग्जांपल लूँगी आपके साथ। अगर बच्चों को 3D शेप्स का टॉपिक स्टार्ट करवाना है ना, 3D शेप्स का टॉपिक टीचर ने समझाना है, तो वो अपने पास क्या लेके जाएंगे, एक बॉल ले गए, ठीक है, बॉल लेकर चले गए वो, फिर उन्होंने क्या ले लिया, एक चौक यूज़ करते हैं ना, चौक और ब्लैक बोर्ड पर, तो वो चौक का बॉक्स उन्होंने ले लिया। ऐसे कुछ शेप्स उनके पास हैं, तो वो शेप्स दिखाकर बच्चों से पूछेंगे कि इसकी जो शेप है वो किस तरह की लग रही है, बच्चे बोलेंगे सर्कल जैसी लग रही है। तो सर्कल क्या है, एक 2 डायमेंशनल शेप है, लेकिन अगर सर्कल को हम एक और डायमेंशन दे दें तो वो क्या बन जाएगी, स्फीयर बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये जो क्यूब है, क्यूब किससे बना है, स्क्वायर से बना है। स्क्वायर को अगर हम हाइट, विड्थ और ये क्या होता है, 3rd डायमेंशन हमारी, ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये तीनों चीज़ें अगर हम डायमेंशंस दे दें तो ये स्क्वायर क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ऐसे ही जो होता है रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। इस तरह से शेप्स वो दिखाएंगे ना बच्चों को, तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों की यहाँ पर कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेकर लॉजिक बिल्डिंग होती है। अगर आप बच्चे को बोलेंगे कि आप ऐसी चीज़ें एज्यूम करो, ठीक है, या फिर हमने ये थ्योरम करनी है, आप एज्यूम करके बताओ, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी लॉजिक बिल्डिंग जो है कंक्रीट थिंग्स के लिए है, जिन चीज़ों को वो देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने, उनको टच करके देख सकते हैं, या फिर एक्चुअली वो विजिबल हैं उनके सामने। या फिर जैसे एसएसटी में हम कहते हैं काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे ताजमहल बच्चों को दिखाए, उनको पता लगता है हमने एसएसटी में पढ़ा था मम्मा, वही ताजमहल है ये। बच्चे रिलेट करते हैं ना चीज़ों को, कंक्रीट चीज़ों के बारे में। कांट एज्यूम, क्लियर हो गई ये चीज़। अब है डीसेंटरिंग। हमने प्रीवियस स्टेज में क्या पढ़ा था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे ईगो सेंट्रिज्म में बिलीव करते थे, यानी कि जो उनका पर्सपेक्टिव है दूसरों का भी वही होगा। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं वो डिफरेंस देख सकते हैं, किसमें, सेल्फ एंड अदर्स में, इन द फॉर्म ऑफ पर्सपेक्टिव। यानी कि बच्चों की क्या सोच है और दूसरों की क्या सोच है, वो नज़रिया डिफरेंट हो सकता है। अब वो चीज़ समझ गए हैं इस एज में, ठीक है, इतने थोड़े से वो सयाने हो गए हैं कि वो डीसेंटर हो गए हैं। यानी कि सिर्फ ये नहीं सोचते कि मैंने जो सोचा है तू भी तो वही सोच रहा है, ठीक है, एक ही चीज़ पर ध्यान होता है, ये नहीं है, हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है। ये चीज़ यहाँ पर इनको समझ में आ जाती है। देन इस कंजर्वेशन, प्रीवियस स्टेज में हमने डिस्कस किया था डिफ़िकल्टी इन कंजर्वेशन। हमने बीकर्स लिए थे, हमने तो क्या लिए थे, वैसे पियाजे ने लिए थे। तो इन्होंने इतना पानी जो है 100 ml ऑफ वाटर एक बीकर में डाल दिया जिसकी विड्थ ज़्यादा थी, दूसरे में डाल दिया जिसकी विड्थ कम थी, लेकिन ये फिल कर दिया पूरा। बच्चों को नहीं बताया कि ये 100 ml वाटर है, 100 ml ही ये था। तो अब उनसे पूछा गया, सॉरी बताया था कि 100 ml वाटर है, ठीक है, अब उनको देखा ये बीकर में इधर डाल दिया, पूछा कि ए बीकर में ज़्यादा है कि बी बीकर में ज़्यादा है, वो बोलेंगे सेम है, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी विड्थ ज़्यादा है, क्वांटिटी तो सेम है। अगर आप कलर चेंज कर देंगे, ठीक है, कलर चेंज कर देंगे, सपोज इस पानी में आपने रेड कलर मिक्स कर दिया, इसमें आपने येलो डाल दिया, फिर भी वो डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। ये होता है क्लासिफिकेशन होता है ये चीज़, ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ कलर कह लीजिए, साइज़ कह लें, चाहे शेप कह लें, ये चीज़ बच्चे क्लासीफाई करना इस स्टेज में स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर ने आपके सामने शेप्स बना दी, काफ़ी सारी, ट्रायंगल बना दिया, छोटा ट्रायंगल बना दिया, बड़ा बना दिया,
स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, इसके बाद स्टार बना दिया, सर्कल बना दिया, कुछ भी ऐसी कितनी सारी टीचर्स ने शेप्स बना दी। तो बच्चों को बोला कि आप क्लासीफाई करो। बच्चे किस तरह से क्लासीफाई करेंगे? वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिसेस। कितने वर्टिसेस हैं? 1 2 3, इसके 1 2 3, तो ये दोनों क्या हैं? एक क्लासिफिकेशन में आएंगी। उसके बाद ये दोनों जो हैं इमेजेस एक सेक्शन में आएंगे। उसके बाद ये दोनों पिक्चर्स को वो एक कैटेगरी में प्लेस करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? अगर इसके बाद हम क्या बात कर दें कि इनमें उन्होंने कलर कर दिया, हमने कलर की बात की थी ना, क्लासिफिकेशन, कलर कर दिया। इसमें सपोज उन्होंने कर दिया ब्लैक कलर, इसमें कर दिया उन्होंने वाइट कलर, ठीक है, इसमें कर दिया रेड कलर। तो इसी तरह से अगर सभी में अलग अलग कलर्स कर दिए तो बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ कलर भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि इन सभी के कलर्स सेम हैं, इनको यहाँ पे रखो, इन सभी के कलर सेम हैं, इनको यहाँ पे रखो, इनको यहाँ पे रखो। क्लियर हो गई चीज़? उसके बाद होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, कि साइज़ पे के बेसिस पे भी बच्चे क्लासीफाई चीज़ों को करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल मदर्स अगर बोल दे कि बेटा आप ये क्लोथ्स अरेंज कर दो, है ना, कपड़े हम वॉश करने के बाद उसको अरेंज करके कबर्ड में रखते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? छोटे छोटे कपड़े उठा लेंगे, क्लोथ्स छोटे छोटे उठाएंगे, पहले उनको अरेंज करेंगे, फिर वो बड़ों को हाथ डालेंगे। वो क्या करते हैं? यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं कपड़ों को, ठीक है। ये बहुत रियल लाइफ सी एग्जांपल दी है, ये पियाजे ने नहीं एग्जांपल ली थी, ये आपको क्लासीफाई की एग्जांपल वैसे ही लेकर बताया है। सो आई होप ये स्टेज भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम इसकी लास्ट स्टेज देखते हैं। उसके बाद देखिए वीडियो ये कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि वीडियो कंप्लीट होगी जब हम इसका क्रिटिसिज्म देखेंगे जीन पियाजे की थ्योरी का, एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी हम आज के आज इसको कंप्लीट कर डालेंगे, इस टॉपिक को। सो द फाइनल स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और ये होती है 11 साल से अबव, जब तक बच्चा एडल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। प्रीवियस स्टेज में क्या था? कंक्रीट थिंकिंग थी। बच्चा उन्हीं चीज़ों के बारे में लॉजिक डेवलप कर पाता था जो वो देख सकता था, जिसको टच कर सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। थिंकिंग का लेवल है ना हाई हो जाता है, वो क्वेश्चंस को आंसर कर पाता है। व्हाट इफ़ ऐसे होता, अगर ऐसे हो तो आप उसको कैसे करेंगे, अगर ये सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो उसके साथ कैसे डील करेंगे। इट मीन्स उन्होंने माइंड में अपना आंसर फ्रेम आउट करना है। ऐसे नहीं है कि उनके सामने कोई चीज़ रखी गई है उसको देखकर उन्होंने कुछ बोलना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों को ना इंग्लिश में भी होता है ये पैराग्राफ राइटिंग, व्हाट इफ़ यू वर अ टीचर, ठीक है, व्हाट इफ़ यू वर अ पायलट, तो वो अपनी इमेजिनेशन से वो चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स में, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मेंटल एक्टिविटीज़ में बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनका जो मेंटल लेवल है यहाँ पर ग्रो कर जाता है 11 एज के बाद। क्लियर? जो 11 ईयर्स का बच्चा होता है, कौन सी क्लास में होता है वो बताइए मुझे कमेंट करके। 11 साल का बच्चा कौन सी क्लास में होता है? वो होता है 6th क्लास में, 6th क्लास एंड अबव में, ठीक है। 5 साल का बच्चा हम कह सकते हैं कि 10 साल में, वो डिपेंड करता है बच्चों ने LKG, है ना, सभी एरियाज़ में डिफरेंट होती है। LKG UKG है, या फिर और काफ़ी सारे नामों से ये छोटी क्लासेस जो हैं जानी जाती हैं। किसी ने नर्सरी की है, प्री नर्सरी की है। बेसिकली 6th और 7th क्लास ऑनवर्ड्स जो हम कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे की स्टार्ट हो जाती है, मेंटल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। फिर लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर आपने मेरी BEd रीजनिंग वाली वीडियोस देखती हैं, रीजनिंग एबिलिटी वाली, तो बच्चों की रीजनिंग पावर जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लॉजिकली वो चीज़ों को सोचने लगते हैं। और पियाजे ने तो वैसे ही कहा है कि बच्चे क्या हैं? लिटिल साइंटिस्ट हैं। तो साइंटिफिक नॉलेज बच्चों की इस लेवल पर आकर बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। देन डिडक्टिव रीजनिंग वो कर पाते हैं। देन हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, ये क्या होता है? हाइपोथेटिक बेसिकली मीन्स क्या होता है कि हम अपनी इमेजिनेशन से किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं। सपोज़ आपको कोई प्रॉब्लम दे दी टीचर ने, ठीक है, आपके सामने एक प्रॉब्लम दे दी, उसको बोला कि बच्चा इसको सॉल्व करके लेके आओ, आप इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढोगे। बच्चा लेके आया एक सोल्यूशन, टीचर ने बोला ये ऐसे नहीं होगा। फिर उसने अपना लॉजिक किसी और वे से लगाया, उसने बोला ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। फिर तीसरे लॉजिक से, मतलब उसके माइंड में ये लॉजिक्स कहाँ से आ रहे हैं? उसकी खुद की इमेजिनेशन से।
वो इमेजिन कर रहा है कि इस चीज़ को ऐसे भी किया जा सकता है, इस चीज़ को ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ मैथमेटिक्स की एग्जांपल नहीं है, रियल लाइफ सिचुएशंस की भी एग्जांपल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एक पजल दे दी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पर बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा ऐसे रास्ता बना दिया, 2-3 रास्ते निकलते हैं, तो बच्चे से पूछा गया कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचोगे, तो वो डिफरेंट वेज बता सकता है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हर सब्जेक्ट में ये हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग हमारी अप्लाई हो सकती है। देन इज एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म। अब हमने पहले भी ईगोसेंट्रिज्म पढ़ी थी ना, किस स्टेज में पढ़ी थी ईगोसेंट्रिज्म? हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म पढ़ी थी, लेकिन ये वाली ईगोसेंट्रिज्म वो नहीं है। यहाँ पर बच्चा अब बड़ा हो चुका है, युवावस्था में आ चुका है, एडोलसेंट पीरियड है ये, ठीक है। एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म, जहाँ पर बच्चों को लगता है कि सभी मुझे देख रहे हैं, मैं ही सेंटर पॉइंट हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेंटर पॉइंट वो पर्सपेक्टिव से नहीं लेता, उसको कॉन्शियसनेस आ जाती है, बच्चों में कॉन्शियसनेस आ जाती है कि मुझे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, मुझे इस तरह से खाना चाहिए, बात करनी चाहिए, अगर मैंने गंदे कपड़े पहने हैं मैं मम्मा के साथ मार्केट नहीं जाऊंगा। होती है ना रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें। इसी एज में बच्चा कहता है कि बाहर निकलूंगा तो पूरा टिप टॉप होके निकलूंगा, क्योंकि सभी मुझे ही देख रहे हैं, सभी मेरे को देखने के लिए खड़े हैं वहाँ पर। तो ईगो सेंट्रिज्म हो जाती है, बच्चा खुद को सेंटर पॉइंट समझता है कि सारी दुनिया बस उसी को देखने के लिए वहाँ पर खड़ी हुई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब नेक्स्ट क्या है? प्री पोजिशनल थिंकिंग। प्री पोजिशनल थिंकिंग में आ जाती है जो हमारी वर्बल रीजनिंग। अगर आपको पता है, आपने अगर बीएड की है तो उसका एंट्रेंस टेस्ट भी दिया होगा, उसमें वर्बल रीजनिंग होती है कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, किया था ना ऐसा कुछ, ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर काउज, है ना। तो ये बताओ कैसे है? तो ये चीज़ें क्या हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं वो इन चीज़ों को समझने लगता है और बनाने लगता है इन चीज़ों को। ऑल कैट्स आर डॉग्स, सभी कैट्स क्या हैं? डॉग्स हैं। सम डॉग्स आर काउज, सम डॉग्स क्या हैं? काउज हैं। अब ज़रूरी तो नहीं वो कैट्स भी हों, ये चीज़ें वो समझने लगता है इस एज में। ये चीज़ क्लियर हो गई। सो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी जो 4 स्टेजेस हैं पियाजे थ्योरी की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो कंप्लीट होती है। अब हम इसकी जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है वो देखते हैं। देखिए जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है वो फर्स्ट स्टेज की तो होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन ही नहीं है बच्चे की, वहाँ पर इम्प्लीकेशन कहाँ से होगी? तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो है पीछे वाली 3 स्टेजेस की है। कौन सी? प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सो अगर हम बोलें एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में क्या होगा, अगर हम सोचें हमारा माइंड हम पियाजे के साथ हैं, जो भी वो थ्योरी में कहते हैं हम उनके साथ हैं, और एजुकेशन में हम उस तरह की चेंजेस लेके आना चाहेंगे, तो सबसे पहले एजुकेशन में क्या होता है? हमारा करिकुलम होता है, करिकुलम होता है ना। तो पियाजे क्या कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है बच्चे की वो स्टेजेस में होती है, एजेस को मैटर करते हैं ना वो। तो करिकुलम किसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा? करिकुलम विद रिस्पेक्ट टू बच्चे की एज क्या होगा? डेवलप किया जाएगा। समझ में आ गई ये चीज़? तो उसके बाद पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चा खुद डिपेंडेंट है, खुद मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, वो एक्टिविटीज़ करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर किस चीज़ को सपोर्ट करेंगे? एक्टिविटी मेथड को। बच्चे को एक्टिविटीज़ करवाएंगे ताकि वो खुद से उस चीज़ को जान पाए और खुद एक्सप्लोर कर पाए, एक्सप्लोर द वर्ड, एक्सप्लोर द सिचुएशंस। समझ में आ रही है चीज़? हम पियाजे के कंसेप्ट को लेकर समझ रहे हैं कि एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। उसके बाद पियाजे देखिए कहते हैं कि बच्चे क्या हैं? लिटिल साइंटिस्ट हैं, उन पर कोई किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना है, उनको अपने आप से सीखने दो चीज़ें, जो वो क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर दो, उसके पीछे का रीज़न जानो। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? टीचर्स क्या होते हैं? टीचर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर्स, फैसिलिटेटर्स, ठीक है। टीचर्स एक फैसिलिटेटर की तरह होते हैं जो अपनी इन्फॉर्मेशन बच्चों के साथ शेयर करते हैं और बच्चा खुद उसको अपने माइंड में इन्फॉर्मेशन को डेवलप करता है। टीचर्स उसको नहीं सिखाते हैं, ठीक है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन बच्चा खुद अपने माइंड में वो चीज़ों को नॉलेज की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये है इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। एंड फाइनली नाउ वी विल सी कि क्या क्रिटिसिज्म रही है इस थ्योरी की।
सो क्रिटिसिज्म क्या है पियाजे थ्योरी का, इसके बाद भी देखिए काफ़ी सारी थ्योरीज आई। तो क्रिटिक्स ने क्या कहा कि हम जनरलाइज नहीं करते, उन एक्सपेरिमेंट्स को नहीं कर सकते जो आपने अपने बच्चों पर, ठीक है, या फिर अपने जो आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है, उनके बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनको हम पूरी दुनिया के बच्चों पर जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उन्होंने वैसा रिएक्शन आपको एग्जिबिट किया, इसका मतलब ये नहीं कि सभी बच्चे वैसा ही रिएक्शन आपको देंगे, ठीक है। देन क्या था, इग्नोर्ड इंडिविजुअल डिफरेंस। अब पियाजे ने क्या बना दी, स्टेजेस बना दी सभी, है ना, 4 स्टेजेस इन्होंने बना दी और इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर कर दिया। हो सकता है कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है कोई बच्चा कम इंटेलिजेंट हो, ठीक है, तो उसकी अपनी स्पीड होगी, अपना जो है अंडरस्टैंडिंग का लेवल होगा। कोई बच्चा 10 साल की उम्र में 15 साल के उम्र के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ों को इन्होंने इम्पॉर्टेंस ही नहीं दी। कहाँ पर कंक्रीट है, किस एज में बच्चा कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट फॉलो करेगा, वो चीज़ इन्होंने फिक्स कर दी कि इस स्टेज में बच्चा यही करेगा, इस स्टेज में प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कंक्रीट चीज़ें समझेगा, और कंक्रीट स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझने लगेगा, या सो ऑन, ठीक है। ये चीज़ों को पियाजे ने इंपॉर्टेंस नहीं दी, उन्होंने सिर्फ स्टेजेस को इंपॉर्टेंस दे दी, इंडिविजुअल डिफरेंस की उन्होंने बात तक नहीं की। देन इज़ अंडर एस्टिमेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब वही चीज़ अंडर एस्टिमेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि इन्होंने बताया कि ये स्टेज में बच्चा ये करेगा, ये स्टेज में ये करेगा, लेकिन क्या पता जो ये बच्चा है, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, वो क्या करे, जो कंक्रीट कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ पाए, ठीक है। यहाँ पर हम कहते हैं लॉजिकल बिल्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यानी कि प्री लॉजिक स्टेज है। लेकिन इस स्टेज में जो बिल्कुल एंड वाले ईयर्स होते हैं, जैसे 2 से 7 साल हम कहते हैं, तो 6-7 साल का बच्चा जो थोड़ा थोड़ा लॉजिक क्या पता डेवलप करना स्टार्ट कर दे, वो चीज़ इन्होंने रिलेट ही नहीं की, वो चीज़ इन्होंने बताई नहीं है। तो सभी क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इन्होंने फिक्स कर दिया, रिजिड कर दिया उस चीज़ को। देन इग्नोर्ड कल्चरल डिफरेंस। अब हमें पता है ये क्या है, पियाजे क्या है, एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। रेडिकल मीन्स ये कहते हैं कि भैया तुम्हें किसी चीज़ की, किसी पर्सन की, किसी सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद से अपनी डेवलपमेंट करते हो, बच्चा खुद से अपनी डेवलपमेंट करता है। तो इन्होंने कल्चरल डिफरेंसेस को इग्नोर कर दिया कि बच्चा किस वातावरण में रहता है, कौन सा कल्चर है उसकी फैमिली का, ये मैटर नहीं करता, वो कहता है, उसने ये चीज़ें इग्नोर कर दी। लेकिन आगे की जो थ्योरीज हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को, कल्चर को। क्लियर, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म था इस थ्योरी का। देन हमने ये भी बात की थी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है, रादर देन द रोल ऑफ सोसाइटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो ये एम्फेसिस किस पे करते हैं, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पर, यानी कि ये एम्फेसिस किस पे करते हैं, हेरिडिटी पर। क्लियर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको आप अपने माइंड में ज़रूर रखिए। देन नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये कहते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूस होती है, क्योंकि एक स्टेज में ऐसी है, मतलब ये ऐसे इंक्रीज नहीं हो रहा, यहाँ पर ये ऐसे है, तो बिल्कुल ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। लेकिन जो और काफ़ी सारी थ्योरीज आई हैं वहाँ पर क्या कहा गया है कि डेवलपमेंट जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है बल्कि कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि बच्चा अगर सपोज हम कहते हैं कि थर्ड स्टेज में आने वाला है बच्चा, और ये है सेकेंड स्टेज, ठीक है, तो फिक्स नहीं है कि सेकंड स्टेज वाले बच्चा सिर्फ वही बिहेवियर एग्जिबिट करेगा जो थर्ड स्टेज में आने से जस्ट पहले वो कुछ फीचर्स अपनाता है थर्ड स्टेज के, तभी तो थर्ड स्टेज में एंटर होकर वो और एनहांस करता है, ठीक है। पहले उसको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होती है, ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ रिजिड स्ट्रक्चर हो गया, इसमें इतनी नॉलेज, फिर इतनी नॉलेज, फिर इतनी, ये कॉन्टिन्यूस होता है। बच्चे का जो माइंड होता है, जो उसकी डेवलपमेंट होती है, ये कॉन्टिन्यू फॉर्म में होती है। तो ये थी अनदर क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजेस थ्योरी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट, आई एम श्योर। अब इसमें हमने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है करने वाला, तो अगर आपको पियाजे पे कितने भी क्वेश्चन आते हैं तो 100% आप उसको करेक्ट रिप्लाई करके आएंगे, करेक्ट आंसर उसको करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।